गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 28 अगस्त 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई आपकी वर्कशीट को। तो ये क्लास 10th की वर्कशीट को हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में हमने देखा ही था, हमने जैव प्रक्रम शुरू किया था। तो जब हमने जैव प्रक्रम शुरू किया तो जैव प्रक्रम के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। हमने देखा था कि हमारा पाचन तंत्र किस तरीके से काम करता है। आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, श्वसन क्या होता है आपको पता ही है। आप सब लोग बैठे हैं अपने अपने घरों में आराम से और सांस ले रहे हैं। तो ये जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, सांस लेने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन अगर आपकी इसमें से पढ़ें तो लिखा है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें शामिल है सांस लेना और कोशिकीय श्वसन। अब श्वसन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। हम जब सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है। शरीर के अंदर ये ऑक्सीजन खाने के साथ मिलती है, जो खाना आपने खाया हुआ होता है, और खाना और ऑक्सीजन आपस में मिलकर ऊर्जा बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और इसी एनर्जी से हमें सारे काम हम कर सकते हैं। अब जो शरीर के भीतर सांस बनती है वो दो तरीक़ों से बनती है। पहली होती है वायुवीय श्वसन और दूसरी होती है अवायुवीय श्वसन। वायुवीय श्वसन क्या होती है? वायुवीय श्वसन वो श्वसन होता है जो हवा की उपस्थिति में होता है, तो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। जबकि अवायुवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। वायुवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपने क्लास 9वीं में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो वायुवीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि अवायुवीय श्वसन की बात करेंगे तो अवायुवीय श्वसन कोशिका द्रव्य, विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। यीस्ट क्या होता है? आप लोग कहीं आप में से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यीस्ट क्या होता है। तो यीस्ट एक प्रकार की कोशिका होती है, एक प्रकार का जीव होता है जो अवायुवीय श्वसन करता है। ये चीज़ों को सड़ाता है और फलों को सड़ाकर जो शराब बनाई जाती है वो भी यीस्ट से ही बनाई जाती है। आगे है कि इसका अंतिम उत्पाद CO2 और जल होता है। तो वायुवीय श्वसन में अंत में क्या बनता है? CO2 और जल। जबकि अवायुवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल होते हैं। अब अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल दो कैसे हो सकते हैं? वो इस बात पर निर्भर करता है कि अवायुवीय श्वसन बिल्कुल वायु की अनुपस्थिति में हुआ था या वायु थोड़ा कम थी। अगर थोड़ा कम होगी तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, बिल्कुल नहीं होगी तो अल्कोहल बनेगा। इसके आगे वायुवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, CO2, H2 और ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि अवायु श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। वायुवीय श्वसन में 36 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये ATP क्या भला है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का मात्रक होता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको ATP में मापा जाता है। अब ऊर्जा के मात्रक होने का क्या मतलब? जैसे सपोज़ कीजिए मैं दुकान से चीनी लेने के लिए जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भैया 1 किलो चीनी दे दो। तो चीनी का जो मात्रक है जिसमें उसको मापा जाएगा वो किलो है। ऐसे ही शरीर में जो ऊर्जा मापी जाती है उसे मापने का जो मात्रक होता है वो ATP होता है। वायुवीय श्वसन में ज़्यादा ATP निकलती है, अवायुवीय श्वसन में कम ATP निकलती है। साथ ही साथ इसमें यह भी समझिए, इसमें एक चीज़ बनती है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारे शरीर में ऐंठन होती है। आप में से कई लोगों के साथ हुआ होगा कि आप खेलने के लिए गए, पार्क में खेलने के लिए गए, खेलने के लिए जब आप गए तो आपने कुछ देर के बाद आप खेल के जब वापस आए तो आपके शरीर में दर्द हो रहा था, आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। वो मांसपेशियों का दर्द लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करता है, ऐंठन पैदा करता है। तो अब इसके नीचे बेटा हमें एक त्रिकोणमती चित्र दे रखा है, त्रिकोण, मैं इसको त्रिशूल चित्र कहता हूँ। ये त्रिशूल चित्र क्या दर्शाता है हमको? ये त्रिशूल चित्र हमको दर्शाता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज 6 कार्बन का अणु है। सबसे पहले कोशिका द्रव्य में ये पाइरुवेट जो कि 3 कार्बन अणु है उसमें परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद इसका विखंडन इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन का अभाव है या ऑक्सीजन की उपस्थिति है। अब ये 3 का मतलब क्या है? उपस्थिति का मतलब है कि ऑक्सीजन है और पूरी मात्रा में है। अनुपस्थिति का मतलब है कि बिल्कुल नहीं है। और अभाव का मतलब है लेकिन थोड़ी है। तो अगर ऑक्सीजन पूरी तरीके से उपस्थित है
तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनेगी। अगर पूरी तरीके से अनुपस्थित है तो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनेगा, और अगर अभाव है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनेगी। बट याद रखिए कि उपस्थिति में ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अनुपस्थिति में और अभाव में ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। आगे बढ़ते हैं। अब है कि एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित होती है, मतलब जो श्वसन में जो ऊर्जा होती है वो इस अवस्था में निकलती है। आगे देखते हैं। हाइड्रोलिसिस होने पर 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है और कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करता है। तो एटीपी के बारे में लिख रखा है कि एटीपी क्या होता है। चलिए क्वेश्चन अभ्यास के देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। तो आपको बताया था कोशिका की ऊर्जा इकाई एटीपी है। किस भाग में पाइरूवेट के विखंडन से CO2 जल और ऊर्जा बनती है। तो किस भाग में होता है ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद प्रश्न है, दो प्रश्न का उत्तर अपने आप लिख लीजिए फटाफट। चलिए आपने लिख लिया होगा आंसर, तो मैं अब चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमें लिखना है वायुवीय और अवायुवीय श्वसन में अंतर। थोड़ा बड़ा आंसर है। ये देखिए आंसर आपके सामने। ये हो गया पूरा आपका वायुवीय श्वसन, ये हो गया पूरा आपका अवायुवीय श्वसन। सीधे सीधे वर्कशीट में वायुवीय अवायु श्वसन दिया हुआ है, लिख लीजिए आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अगला प्रश्न है कि उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो बेटा 3 पथों की व्याख्या मैंने आपको ये 3 पथ अच्छे से समझाए थे। तो ये आपके वो 3 पथ हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और ये पूरा आपका तीसरा क्वेश्चन है। दोबारा से आपके सामने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आ गया। कर लीजिए नोट डाउन फटाफट। चलिए मुझे लगता है आपने पॉज करके आंसर लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, अच्छा ये चौथा था, चलिए वो तीसरा और चौथा था, मैंने नंबर शायद गलत लिख दिया, मेरे को लगा ये दोनों एक ही पार्ट है। तो कोई बात नहीं, तीसरा और चौथा आपको आंसर पता है, तीसरा चौथा। पांचवा है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो ये बिल्कुल आपके सामने लिखा है, एटीपी का नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसी के साथ हमारी विज्ञान की वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई और विज्ञान की तो पूरी हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, विज्ञान के अलावा आगे देखेंगे कि अगली वर्कशीट जो आज की है वो किस चीज़ की है। तो बेटा आगे देखते हैं। अगली वर्कशीट मैथ्स की है और आज हम पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ। पहली कसौटी है कोण 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 ए समानता। तो ये एनसीईआरटी की परिमेय 6.3 है और ये कहती है कि अगर दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है, अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समझ रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज फिर समरूप होते हैं। दूसरा है कसौटी भुजा 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 एस एस एस। ये परिमेय 6.4 है और ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, मतलब ए बी जो है वो डी ई के बराबर होने से ज़्यादा अगर अनुपात भी बराबर है, यानी ए बी बटे में डी ई का अनुपात बराबर है ए सी बटे में डी एफ का अनुपात बराबर है बी सी बटे में ई एफ का अनुपात, तब भी त्रिभुज समरूप होंगे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, कैसा अनुपात। तो अनुपात का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके ए बी का मान था 2 और यहाँ डी ई का मान था 4। तो अगर आप ए बी बटे में डी ई करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2/4 यानी कि 1/2। ऐसे ही अगर आपका सपोज़ कीजिए बी सी जो है वो 3 है और ई एफ जो है वो 6 है, तो 3/6 भी अनुपात 1/2 ही आएगा। और मान लीजिए ए सी आपका 4 था और डी एफ आपका 8 था, तो 4/8 भी अनुपात 1/2 ही आएगा। अगर ऐसे सभी भुजाओं का अनुपात
बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्या है? त्रिभुज समरूप है। और तीसरी एक कंडीशन और होती है, वो ये होती है कि अगर दो त्रिभुजों का कोई एक कोण बराबर है, जैसे इसमें कोण ए और कोण डी बराबर है, और इस कोण की को बनने वाली, इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, यानी कि कोण बराबर और दोनों भुजाएं ए बी और डी ई का अनुपात और ए सी और डी एफ का अनुपात। अनुपात कैसा होता है? जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया था। अगर वो अनुपात भी बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप त्रिभुजों को अगर मैं सरल डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो ऐसा होता है, एक त्रिभुज ऐसा तो दूसरा बिल्कुल इसके ऊपर ऐसा। ये समरूप त्रिभुज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। तो ये आपको बोल रहे हैं कि ध्यानपूर्वक देखकर तालिका भरिए। समरूप त्रिभुज, संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात। तो एक उन्होंने कर रखा है, देखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल एफ, और एंगल सी बराबर बी बराबर ई, और सी बराबर एफ। तो कैसे कर सकते हैं इसको? और साथ में लिखा है उन्होंने ए बी बटे में डी ई। अब अगर ध्यान से देखिए, एंगल ए पहले लिखा है तो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी बीच में लिखा है तो एंगल ई के बराबर है, एंगल सी लास्ट में लिखा तो एंगल एफ के बराबर है। ऐसे ही ए बी स्टार्टिंग के दोनों भुजाएं अपॉन डी ई स्टार्टिंग की दोनों भुजाएं, बी सी बाद की दोनों, ई एफ बाद की दोनों की भुजाओं का अनुपात, और ए एफ पहली और आखिरी, डी एफ तो ए एफ बटे डी एफ। अब इसको मैंने सॉल्व भी कर रखा है, देखते हैं। तो देखिए, ऊपर त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी लिखा था, तो एंगल पी एंगल ए के बराबर, एंगल क्यू एंगल बी के बराबर, एंगल आर एंगल सी के बराबर, और ए पी क्यू बटे में ए बी बराबर क्यू आर बटे में बी सी बराबर पी आर बटे में ए सी। ऐसे ही डी ई एफ और पी आर क्यू त्रिभुज, तो एंगल डी बराबर एंगल पी, एंगल ई बराबर एंगल आर, और एंगल एफ बराबर एंगल क्यू, और डी ई बटे पी आर बराबर होगा ई एफ बटे आर क्यू बराबर होगा डी एफ बटे पी क्यू। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें वो कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए ओ बी और समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के, और ए ओ ए बी का मान 40 है, और एंगल ए ओ बी 50 है, और ओ बी ए 90 है, तो ज्ञात करने ये तीन कोण। अब देखिए, मैंने इसका डायग्राम बिल्कुल सरल तरीके से बना दिया। डायग्राम में जो कोण थे उनको भी माप दिया। अब देखिए, अगर ये त्रिभुज समरूप हैं ए ओ बी और डी ओ सी, तो एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल डी के। बीच वाला कोण एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा? एंगल डी ओ सी के। और कोण बी किसके बराबर होगा? कोण सी के। तो अगर ए डी के बराबर है, ए तो दे रखा 40, तो डी भी 40 हो गया। ए ओ बी डी ओ सी के बराबर है, तो ए ओ बी का मान तो हमें दे रखा है 50, तो डी ओ सी भी 50 हो गया। और बी अगर एंगल सी की है तो कोण बी तो 90 दे रखा है, तो कोण सी भी 90 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला है? तो अगले क्वेश्चन में बेटा बोला हुआ है कि डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, जहाँ डी ई बराबर 2 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 3 सेंटीमीटर, और एंगल डी ई एफ बराबर 60 डिग्री दे रखा है। दूसरा त्रिभुज दे रखा है पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 9 सेंटीमीटर और पी क्यू आर 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो समरूपता की उचित कसौटी द्वारा दर्शाइए कि समरूप कि ये जो त्रिभुज है ये समरूप है। अब देखिए, उचित कसौटी कैसे होगी। मैंने दोनों का चित्र बना लिया। और चित्र बनाने के बाद आपको सामने बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, जो मैंने आपको सिखाया भी था अभी अभी। याद कीजिए, भूलो मत जो 2 मिनट पहले सीखा है। 2/6 और 3/9, तो क्या होगा? 2/6 क्या होता है? 1/3, और 3/9 क्या होता है? वो भी 1/3। और इन दोनों 1/3 वाली भुजाओं के बीच का कोण क्या है? 60। तो अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है और कोण भी बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। पर लिखना भी तो पड़ेगा, तो लिख लिया है मैंने कि डी ई बटे पी क्यू बराबर है ई एफ बटे क्यू आर, और उसे सिद्ध कर दिया। और साथ में लिखा है कि डी ई एफ पी क्यू आर के बराबर है। और फिर पूरी की पूरी थ्योरम लिखिए कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है और तथा कोणों के अंतर्गत भुजाएं समान अनुपात में है तो त्रिभुज समरूप होंगे। वो नीचे इंग्लिश में लिखा, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम हिंदी वाले पे ध्यान दो। तो आपकी ये मैथ्स की वर्कशीट के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कर लीजिए नोट डाउन, और फिर शुरू होगी आपकी हिंदी की वर्कशीट। आपके पास पूरे 5 सेकंड का समय है।
तो हिंदी में आज हम करने वाले हैं रचनात्मक लेखन। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले रचनात्मक लेखन के कार्य पत्रक में आपने औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर को जाना था और एक औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का अभ्यास भी किया था। आज हम इस कार्य पत्रक के माध्यम से औपचारिक पत्रों के प्रकारों को अध्ययन करेंगे तथा दिए गए विषय पर एक औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास भी करेंगे। तो हमने जो इससे पहले वाली जो हिंदी की वर्कशीट थी, वहाँ पे हमने जो अंतर था औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र में वो किया था। आज हम औपचारिक पत्र के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किस तरह के औपचारिक पत्र होते हैं, और हम एक औपचारिक पत्र लिखेंगे भी। तो सबसे पहला जो औपचारिक पत्र होता है उसे कहते हैं प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। जैसे कि आपको स्कूल में छुट्टी चाहिए होती है तो आप लिखते हो ना, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसी तरीके से उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं जब हम निवेदन करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं। हम बोलते हैं ना, निवेदन है कि मैं इस कक्षा का छात्र हूँ, मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, ये वाला होता है ना, तो उसको प्रार्थना पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। जैसे कि भी स्कूल में बोलते हैं ना कि हमें एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो वो भी क्या हो गया, और या स्कूल में पानी लगवा दो, हमारे वाले फ्लोर पे पानी नहीं लगा हुआ, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी प्रार्थना पत्र कहते हैं। या इसके अलावा मान लीजिए हम किसी सरकारी विभाग को पत्र लिख रहे हैं। मान लीजिए मेरे इलाके में पानी नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, मैंने एमसीडी को पत्र लिखा, तो वो भी क्या होगा, वो भी एक प्रार्थना पत्र होगा, क्योंकि मैं निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे एरिया में पानी भेज दीजिए, मेरे इलाके में पानी अच्छे से नहीं आ रहा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो पहला हमने पढ़ा, पहला होता है प्रार्थना पत्र। दूसरा होता है कार्यालयी पत्र। कार्यालय पत्र क्या होता है बेटा, जो पत्र कार्यालय कामकाजों के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के अध्यापिकाओं तथा प्रचारों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तो बेटा कार्यालय पत्र क्या होते हैं, जो ऑफिशियल कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, जो कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, उनको हम कार्यालय पत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी अफसर ने किसी अधिकारी को पत्र लिखा, स्कूल और कॉलेज के जो अध्यापक हैं उनको पत्र लिखा, डाक अधीक्षक को पत्र लिखा, परिवहन विभाग को लिखा, या किसी थाना प्रभारी को पत्र लिखा, तो ये जो कार्यालय पत्र होते हैं इनको कहते हैं। फिर आ जाएगा हमारा व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में क्या आता है बेटा, व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। जैसे कि दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र। जैसे कि आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, स्कूल के लिए किताबें मंगवाने के लिए हम पत्र लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं ना कि भाई हमें ये वाली किताबें चाहिए, ये भिजवा दीजिए। ये किताबों के अलावा मान लीजिए हमें स्कूल के लिए कुछ और इक्विपमेंट खरीदने हैं, मान लीजिए कंप्यूटर खरीदने हैं, ठीक है, तो ये वाले सारे के सारे पत्र होते हैं आपके व्यावसायिक पत्र। 3 तरह के पत्र होते हैं, प्रार्थना पत्र, उसके बाद कार्यालय पत्र, और तीसरे होते हैं व्यावसायिक पत्र। तो देखते हैं औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो बातें देख लेते हैं। औपचारिक पत्र नियमों से बंधे हुए होते हैं। तो बेटा जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करते हुए ही इनको लिखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातें, कुशल मंगल समाचार आदि नहीं लिखा जाता। तो बेटा क्योंकि ये पत्र आप अपने सगे संबंधियों को नहीं लिख रहे, किसी और सीनियर अथॉरिटी को लिख रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुशल मंगल नहीं पूछते और बहुत ध्यानपूर्वक लिखते हैं, अनावश्यक बातें उसके अंदर नहीं लिखते। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब थैंक यू लिखना पड़ता है हमें, इसमें प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। अगर आपने इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है तो उसको समझ ही नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको अच्छी तरीके से अच्छी भाषा में, जो समझ में आने वाली भाषा हो और साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना होता है। यदि आप कक्षा तथा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन तथा क ख ग लिखना चाहिए। अब अगर बोला गया है, मान लीजिए कि आपको ये जो औपचारिक पत्र है वो आपके स्कूल में आया है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है आपसे, तो वहाँ पे आपके पास एड्रेस तो है नहीं,
तो आप उसमें क्या लिखते हैं, आप उसमें परीक्षा भवन से शुरू करते हैं और पते की जगह पे जहाँ पे मान लीजिए आपको अपना नाम लिखना है तो आप वहाँ पे क ख ग लिखेंगे, ठीक है। अगर दिया नहीं, अगर वहाँ पे एड्रेस दे रखा है तो आप वो एड्रेस लिखिए अथवा परीक्षा भवन लिखेंगे। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखना है। अब हाशिया क्या होता है बेटा, ये जो लाइन होती है ना, आपकी नोटबुक में भी ऐसी लाइन बनी होती है तो उससे ज्वाइन करते हुए लिखना है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए। और जब भी आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने छुट्टी लेने के लिए पत्र लिखा है, तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। चलिए, अब उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप B8 310 रोहिणी दिल्ली के निवासी हैं। आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश का पानी जमाव है। आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे या पत्र किस प्रकार का होगा। तो पूछा है किसको लिखेंगे भाई, अगर आपके वहाँ पे पानी जमा हो रखा है MCD को लिखेंगे। विषय क्या लिखेंगे, विषय आप ये लिखेंगे कि भाई हमारे इलाके में पानी जमा हो गया है, उसकी निकासी के लिए पत्र। आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे, अगर आपको नाम दे रखा है, इसमें देखिए नाम दिया हुआ है कोई, आप नाम नहीं दे रखा तो आप क ख ग लिखेंगे। उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए पत्र भी लिख लेते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका दिल्ली, विषय जल भराव की समस्या। महोदय, मैं आपका ध्यान रोहिणी की गलियों, नालियों और खाली जगहों और सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूँ। हाल ही मूसलाधार वर्षा के कारण सब जगह पानी पानी भरा हुआ है, नालियाँ रुकी पड़ी हैं, इसलिए गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया है। पानी जमा होने के कारण सड़कों का तारकोल उखड़ गया है, परिणाम स्वरूप वहाँ बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। आते जाते वाहन उन गड्ढों और लंबे चौड़े गहरा कर रहे हैं। कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल चालक इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। पैदल आदमी को इन गलियों और सड़कों को पार नहीं कर सकता। खाली जगहों पर पार्क स्थलों का और भी बुरा हाल है, वे मच्छर मक्खी बीमारी का गढ़ बन गए हैं, वहाँ से हमेशा बदबू आती रहती है। महोदय, आपसे निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करें और कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों को शीघ्र भेजें। जल के भराव को हटवाएं और जगह जगह DTC और अन्य DDT और अन्य कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव कराइए। नालियों की तुरंत सफाई से भी जल का भराव बढ़ाने में को रोका जा सकता है। आशा है आप इस पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। भवदिया, अब बेटा यहाँ पे क्या कर रखा है, भवदिया राम प्रसाद, हरि प्रसाद, भोले राम, मोहित राम, शांति, मनोरमा, समस्त रोहिणी निवासी। तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क ख ग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा लेटर भी हो गया आज का, हमने पत्र भी लिख लिया। ये हमारा औपचारिक पत्र था। औपचारिक पत्र में हमेशा हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, बताया था, जो भी फॉर्मेट होता है उसी पे लिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप आपने कहीं पे पूछा इसमें कि आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, ये सब कुछ नहीं पूछा। हमने बिल्कुल एक फॉर्मल वे में इसको लिखा है, औपचारिक तरीके से हमने इसको लिखा है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।